नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों भारत सरकार से ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के लोकसभा में आज ही सवाल पूछे गए, जिसका जवाब रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया है। आगे भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया सवाल जवाब का ब्यौरा दिखा करके आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ अब हमारा डीएडीआर 3% बढ़ोतरी के साथ 58% पहुंचना तय हो गया है। तो ऐसे में इस 58% की बढ़ोतरी से 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर में भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस की सुविधा में इजाफा करते हुए एक बहुत बड़े बंदिश को हटा दिया गया है। जी हां, अब ये हो सकता है कि आपका घर का नजदीक का हॉस्पिटल भी एमपैनल्ड हॉस्पिटल हो। जी हां दोस्तों, अभी लेटर जारी किया है 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने। इस लेटर को दिखा करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि यह सुविधा एक बेहतरीन सुविधा है, क्योंकि अब बहुत सारे ज्यादा हॉस्पिटल्स एमपैनल्ड हो पाएंगे ईसीएचएस में। इसके साथ ही साथ ईसीएचएस ने कुछ पूर्व सैनिकों के तनख्वाह में वृद्धि की है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक लेटर बेस्ड जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, बड़ी खबर, ईसीएचएस की सुविधाओं में सुधार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने हटा दिए कुछ बंदिशें। अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल होंगे एमपैनल्ड। जी हां दोस्तों, जब ईसीएचएस से रेफरल होता है तो हम एमपैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। तो ऐसे में अमूमन यही होता है कि जो एमपैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, या तो वो बड़े शहरों में होते हैं, या तो जहां पर पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है वहां पर होते हैं। लेकिन अब एक बंदिश, एक रेस्ट्रिक्शन भारत सरकार ने हटा दिया है, रक्षा मंत्रालय ने, जिससे अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स का एमपैनल्ड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जी हां, अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही लेटर निकाला गया है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 29 जुलाई 2025 का लेटर है, और ईसीएचएस के लाभार्थियों के लिए ये लेटर एक महत्वपूर्ण लेटर है। जी हां, ईसीएचएस की सुविधाओं में सुधार करते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा बंदिश, बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया है। रिमूवल ऑफ सीलिंग लिमिट फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन इन ईसीएचएस, यानी कि ईसीएचएस में अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स एमपैनल हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर के नजदीक का हॉस्पिटल भी अब एमपैनल हो जाए ईसीएचएस में, क्योंकि एक बंदिश थी, एक रेस्ट्रिक्शन था, जिसको इस लेटर के जरिए रक्षा मंत्रालय ने हटा दिया है। The competent authority has now decided to remove the ceiling limit for the empanelment of HCOs based on the number of beneficiaries in a location and categories of cities added wide above mentioned MOD ID dated 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 के एक लेटर में एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि कुछ खास कैटेगरी के सिटीज में ही जो है हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड होंगे, या कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईसीएचएस बेनिफिशियरी जहां है केवल वहीं के हॉस्पिटल एमपैनल होंगे। लेकिन अब उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है, क्योंकि सीजीएचएस में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ईसीएचएस में भी यह सुविधा लागू कर दिया गया है कि किसी एक हॉस्पिटल को एमपैनल करने के लिए अब वहां पर उस एरिया में कितने पूर्व सैनिक हैं, या वो कौन से इलाके का हॉस्पिटल है, उन चीजों का कोई मायने नहीं रहेगा। तो ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण निर्णय है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का, जो स्वागत योग्य है। और आने वाले समय में निश्चित रूप पर बहुत सारे पूर्व सैनिकों को दूर दराज वाले इलाकों में भी एमपैनल्ड हॉस्पिटल मिल पाएंगे इस आदेश के जरिए। अब ये रेस्ट्रिक्शन हट गया है, अब ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स एमपैनल्ड होंगे ईसीएचएस में। तो हम आशा करते हैं ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिक या दूर दराज इलाके वाले पूर्व सैनिकों को भी एमपैनल्ड हॉस्पिटल की सुविधा मिल पाएगी इस आदेश के बाद। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 58% डीए से 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर में भी कुछ असर पड़ेगा। पहले डीए 125%, अब कितना होगा? जी हाँ, पहले 10 साल में 2006 से 2015 में डीए 125% पहुंचा था, लेकिन अब कितना पहुंचेगा? अब आखिर 1 जनवरी 2026 वाली बढ़ोतरी रह जाएगी, क्योंकि जुलाई की बढ़ोतरी में लगभग 58% होना तय हो गया है।
तो ऐसे में अब एक बढ़ोतरी को मिला करके लगभग और 3% के आसपास आप मान लीजिए। कहते हैं ना दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऐसे में पिछली बार जब डीएडीआर में केवल 2% की वृद्धि हुई, तब जितने भी कर्मचारी या पेंशनर्स थे अब की बार भी डर रहे थे कि कहीं अब की बार भी केवल 2% ही बढ़ोतरी ना हो। लेकिन जो आंकड़े अभी तक जारी हो चुके हैं, जून तक के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इन्हीं आंकड़ों के बेस पर ही डीएडीआर का डिक्लेरेशन होना है। तो आंकड़ों के बेस पर अब डीएडीआर 58.18% हो रहा है। तो ऐसे में अब हमारा डीएडीआर में 3% की बढ़ोतरी तय है। तो दोस्तों अब ये जो 3% बढ़ोतरी होगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही पॉजिटिव असर डालेगा। जी हां, हम 2% सोच रहे थे, पिछली बार ही 2% ही हुआ था, तो ऐसे में 3% मिल गया। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले डीएडीआर ज्यादा बढ़ा करता था, लेकिन 2% पिछली बार बढ़ा था, तो चिंतित इस बात को लेकर थे कि इस बार भी 2% न बढ़ जाए। लेकिन अब 3% होना तय हो गया है और आगे हम आशा करते हैं कि अगले बढ़ोतरी में भी 3% होकर लगभग 61% अगर हो जाता है अब की बार, तो 1.61 फिटमेंट डीएसए बन जाएगा। आगे सरकार जो बढ़ोतरी देगी उसको जोड़ करके हमारा 8वां पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर बन पाएगा। अब सरकार जो बढ़ोतरी देगी उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी, तो वो आगे आने वाला समय बताएगा। जैसे ही टीओआर डिक्लेयर हो जाएंगे, जैसे ही कमिटी का घोषणा हो जाएगा, उसके बाद वो चीजें निकलनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल 3% की बढ़ोतरी भी कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर के लिए एक थोड़ा सा ही सही एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बड़ी खबर, लोकसभा में भारत सरकार से ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के हुए सवाल, रक्षा मंत्रालय से मिला जवाब। जी हां दोस्तों ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर भारत सरकार से लोकसभा के पटल में आज ही सवाल जवाब हुआ, जिसका जवाब रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया। चलिए सवाल और जवाब का ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से लोकसभा के अंदर आज ही एक बड़ा सवाल पूछा गया ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर। जी हां, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को सही करने के लिए, पूर्व सैनिकों की मदद करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था लिया है, उसके ऊपर सवाल किया गया। और सवाल देखिए, आप देख पा रहे हैं कि श्री तनुज पुनिया जी ने किया है। वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां, सवाल क्या है ये देखिए। क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वन रैंक वन पेंशन यानी कि ओआरओपी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों, शिकायतों के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि समायोजन पूर्व सैनिकों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करें, क्योंकि वर्ष 2024 में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मुद्रास्फीति समायोजित भत्तों में 4% की वृद्धि की गई थी। यानी कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति इससे ज्यादा है, लेकिन केवल 4% की ही बढ़ोतरी डीएडीआर में हुई थी। उसके ऊपर यह सवाल है और साथ ही साथ वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर भी सवाल है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने जवाब दिया है। देखिए क और ख यानी कि ओआरओपी की विसंगति के ऊपर सरकार ने क्या जवाब दिया है। देखिए, सरकार संबंधित प्राधिकरणों के परामर्श से समय समय पर ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न विसंगतियों, शिकायतों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करती है। इसके अलावा ओआरओपी स्कीम के कार्यान्वयन से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं मौजूद हैं। स्पर्श सेवा केंद्र, देश भर में स्थित 202 विभागीय स्पर्श सेवा केंद्रों एएसएससी, 16 बैंकों की शाखाओं और 4.63 लाख समन्वय सेवा केंद्रों यानी कि सीएससी द्वारा ओआरओपी के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों सहित पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है और स्पर्श पीडीए के साथ समन्वय करके मामले को निपटाया जा रहा है। अगला जवाब देखिए, पेंशन कॉल सेंटर यानी कि पीसीडीए का पेंशन कॉल सेंटर ओआरओपी से संबंधित मामलों का समाधान करता है। कॉल सेंटर के कार्यपालकों जो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओआरओपी संबंधी नीति और प्रावधानों से परिचित होते हैं, द्वारा स्पर्श और संबंधित पीडीए के परामर्श से पेंशन भोगियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जाता है। हालांकि जो कॉल सेंटर है वहां से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। आजकल कॉल सेंटर में पेंशनर जब कॉल करते हैं
तो उनको यही बोला जाता है कि आप ग्रीवेंस डाल दीजिए, आप सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डाल दीजिए, आप स्पर्श के अंदर ग्रीवेंस डाल दीजिए। इस तरीके के ही जवाब मिलते हैं। चलिए अब अगला जो है केंद्रीकृत लोक शिकायत एवं निगरानी प्रणाली यानी कि सीपी ग्राम्स। देखिए सीपी ग्राम्स और सीपेन ग्राम्स के बारे में भी यहाँ जवाब में दिया गया है, यानी कि सीपी ग्राम्स के जरिए भी बहुत सारे समस्याओं का ओआरओपी से जुड़े हुए विसंगतियों का समाधान हुआ है, ऐसा सरकार का कहना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका ओआरओपी के विसंगति या ओआरओपी ना मिलने के केसेस में सीपी ग्राम्स और सीपेन ग्राम्स ने काम किया है। अब देखिए अगला जो है पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए समय समय पर देश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्षा पेंशन समाधान आयोजित किए जाते हैं। इस तरीके से सरकार ने जवाब दिया है ओआरओपी के विसंगति को लेकर। अब अगला जो 4% ही जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी उसका जवाब सरकार ने क्या दिया, वेतन पेंशन के अलावा महंगाई भत्ते डीए का भुगतान किया जाता है। सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के समक्ष आने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों का समाधान दिनांक 1 जनवरी 2024 से 4% की दर से महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया है। देखिए कहीं ना कहीं सरकार ने जवाब तो दिया है लेकिन जवाब उतना ज्यादा संतोषजनक नहीं है दोस्तों। हालांकि सवाल टू द पॉइंट होने चाहिए थे, हर पॉइंट को डाल के जितनी भी विसंगतियां हैं, ओआरओपी में क्यों प्रीमेच्योर को नहीं लाया गया, ओआरओपी में क्यों रिजर्विस्ट पेंशनर्स को नहीं डाला गया, ओआरओपी में क्यों जेसीओस का पेंशन नहीं बढ़ा, क्यों लिबरलाइज फैमिली पेंशनर, स्पेशल फैमिली पेंशनर जिनका कम सर्विस है, 1 साल 2 साल 3 साल सर्विस है, उनका पेंशन में इजाफा क्यों नहीं हुआ। इस तरीके के सवाल भारत सरकार से पूछे जाने चाहिए थे। सवाल भी लगभग गोलमोल हुआ तो जवाब भी उसी तरीके का ही आया। हालांकि सरकार ने जो भी तरीके बताए कि इन तरीकों से जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्व किया जा सकता है, उन तरीकों में आप जरूर ध्यान दीजिएगा और खास करके सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल के बारे में आप जरूर सीख लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ईसीएचएस ने बढ़ाए पूर्व सैनिक की तनख्वाह 28,100 से बढ़ाकर 36,500, 22,500 से बढ़ाकर 29,200, 75,000 से बढ़ाकर 95,000। जी हाँ दोस्तों ईसीएचएस जो हमारे कार्यरत हैं वहां पर लगभग ज्यादातर पूर्व सैनिक ही नियोजित हैं, जो रिटायर होकर आ जाने के बाद पूर्व सैनिक ही वहां पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ईसीएचएस के स्टाफ की तनख्वाह बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी किए हैं। ये सामने आदेश आप देख पा रहे हैं जिसमें बहुत सारे कर्मचारी जैसे रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन या क्लर्क, ड्राइवर, इनके तनख्वाह में वृद्धि कर दी गई है। आप देख पा रहे हैं डिटेल्स में, तो इनकी तनख्वाह में वृद्धि कर दी गई और साथ ही साथ ओआईसी पॉलीक्लिनिक, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, इनके भी तनख्वाह में वृद्धि हो गई है। अब दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि इन पदों में लगभग पूर्व सैनिक ही नियोजित हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी तनख्वाह में अब वृद्धि हो गई है जो आगे बढ़े हुए रेट से उनको भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।